नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है। बात है 26 जून 2026 की। प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है भोपाल। भोपाल में एक मोहल्ला है सुदामा नगर। 26 जून 2026 को सुदामा नगर में कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को ये शिकायत की कि साहब, सुदामा नगर के फलां घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, बाहर से ताला लगा हुआ है। इसमें एक दंपत्ति रहती है, बारीक दंपत्ति, और वो भी कई दिन से दिखाई नहीं दे रही है। खैर, इस इत्तला पर पुलिस उस मौके पर पहुंची, ताला तोड़ा, भीतर घुसे। वाकई बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही थी और वहाँ पर रहने वाले, सुदामा नगर कॉलोनी के उस मकान में रहने वाली दंपत्ति हेमंत फिलेमोन और शकुंतला बारीक फिलेमोन, इन दोनों के शव घर में मौजूद थे। पुलिस ने शव की प्रारंभिक जांच पड़ताल की पंचायतनामा से पहले, तो स्पष्ट हुआ कि इन्हें गोलियां मारी गई हैं और नज़दीक से गोली मारी गई है। दोनों को दो दो तीन तीन गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने अपना काम शुरू किया। डबल मर्डर की सूचना पर तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पति हेमंत फिलोमोन रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी थे और उनकी पत्नी नर्स से रिटायर्ड हुई थी या नर्स रही थी अपने सेवा काल में। उसके बाद दोनों दंपत्ति एक साथ इसी मकान में रहते थे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लोगों से पूछा, जो उनके जानकार और रिश्तेदार जिनको सूचना मिली वो आए, उनसे भी पूछा गया। तो फिलहाल उनकी किसी से रंजिश का पता नहीं लगा कि किसी से कोई रंजिश रही हो, कोई पुराना झगड़ा रहा हो, संपत्ति का कोई झगड़ा रहा हो। लेकिन इस तरह की किसी बात से लोगों ने साफ इनकार किया और ये बताया कि बहुत सज्जन दंपत्ति थे, मोहल्ले के किसी के दुख दर्द में शामिल होते थे। खैर, पुलिस कमिश्नर संजय कुमार भी मौके पर गए। रेलवे के तमाम अधिकारी, रेलवे में बहुत ही लोकप्रिय अधिकारी रहे थे श्री हेमंत फिलोमोन। पुलिस ने फौरन, पहले तो प्रारंभिक प्रयास जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने इसकी 15-20 टीमें बनाई। सनसनीखेज हत्याकांड था, अखबारों ने इसे खूब लिखा था, टीवी में प्रचार हुआ था, इसलिए इसमें तमाम टीमें बनाई गईं। कुछ टीमें, जो इनका पुराना विभाग था रेलवे, वहाँ भेजा गया कि शायद किसी आपसी झगड़े की, शायद किसी संपत्ति के रंजिश की, शायद किसी पैसे के लेन देन की, या इस तरह की कोई सूचना मिले ताकि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी टीम ने उस घर तक पहुंचने के सभी रास्तों में लगे सीसीटीवी, उनकी फुटेज इकट्ठा करनी शुरू की, क्योंकि घटना का एग्जैक्ट समय किसी के पास नहीं था। लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से वो 48 घंटे पहले की गई हत्या थी। 2 या 3 दिन पुराना शव था, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंगित हुआ था। 3 दिन की या 3 दिन पुराने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की या तलाशने की टीम ने कोशिश की और करीब 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से फुटेज ली गई। 2 टीमें इस फुटेज की एनालिसिस में लगाई गई। कोई गाड़ी एक सीसीटीवी से क्रॉस हुई, दूसरे पर हुई, तीसरे पे हुई, चौथे में ओझल हो गई। दूसरी उस कॉलोनी की तरफ जो शुरू में दिखाई पड़ी, ठीक उसके पहले के सीसीटीवी में दिखाई पड़ी, उसके पीछे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। इस तरह से तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये ढूंढने की कोशिश की गई कि वहाँ उस दिन मौके पर कौन आया था
और कैसे आया था, यानी किस साधन से आया था। पुलिस ने अपना ट्रेडिशनल तरीका भी अपनाया कि उस थाने के आसपास के थानों में जो हिस्ट्री शीटर अपराधी थे, जो भाड़े पर हत्या करने वाले थे या हत्या करने वाले थे, उन सब को बुला बुला के उनसे पूछताछ की गई। एक और तरीका पुलिस का ट्रेडिशनल होता है जेल में अपने आदमी भेज के वहाँ पर पूछताछ करने का, क्योंकि शहर में या शहर के आसपास हुई किसी घटना के बारे में जेल में बंद अपराधियों को जल्दी सूचना मिल जाती है। जब वो पेशी पर आते हैं, उनसे मिलने जुलने वाले आते हैं, तो उनसे फिर वो टोह ले लेते हैं या वो अपने से बता देते हैं कि फलां ने ये काम किया है या उनकी जानकारी में इस काम को इस वजह से अंजाम दिया गया है। पुलिस ने ये भी करना शुरू किया। धीरे धीरे 20 दिन हो गए, तभी पुलिस ने सीडीआर एनालिसिस का जो ट्रेडिशनल तरीका पिछले 20 साल से है पुलिस में, उसकी एनालिसिस में जोड़ दिया। सीडीआर की एनालिसिस में जिन जिन लोगों से बात हुई उनका भौतिक सत्यापन शुरू किया गया। कौन लोग हैं, कैसे हैं, अगर उनका कोई संपर्क रहा है तो उनकी 2 महीने 3 महीने की सीडीआर निकालना, कितनी बार बात हुई है, फिर बुलाकर उससे पूछना किस सिलसिले में बात हुई है। इस तरह से ये एक्सरसाइज शुरू की गई। कई टीमें फिजिकल जो नंबर थे उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लगाई गईं और फिर इसी में 2 भाइयों के टेलीफोन नंबर मिल गए। इन भाइयों के नाम थे श्रीकांत चिंचलिया 40 साल का और शशिकांत चिंचलिया 35 साल का। ये दोनों सगे भाई थे। इनसे बार बार इस दंपत्ति की बात होना पाया गया। बात तो बहुत लोगों से होती रही, लेकिन जब इनको बुला के इनसे फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, पूछताछ शुरू की गई, तो उन्होंने इटारसी में दंपत्ति के एक मकान के बिकवाने की बात बताई कि साहब इनका एक मकान इनकी पोस्टिंग के दरमियान इटारसी में था और ये बेचना चाहते थे, तो लिहाजा मैंने इस मकान को बिकवाया था। यही वो उनकी जो सूचना थी, उन्होंने शायद अपने बचाव में ये बताया होगा कि साहब इसलिए इतनी बात तो हमारी हुई थी कि मकान मैंने बिकवाया था, उसका पैसा था, फलाना था, ठिकाना था, रजिस्ट्री के बारे में पूछ रहा था और वो अभी चढ़ा नहीं है, नगर निगम में ये दिक्कत आ रही है। इस तरह की कुछ बातें उसने पुलिस को बताईं। बस पुलिस को यहीं से शंका शुरू हुई, क्योंकि एक टीम ने उनके तमाम संपत्तियों के बारे में भी ब्यौरा इकट्ठा किया था, जिसमें सुदामा नगर वाला उनका मकान भी था। फिर इन दोनों से गहन पूछताछ शुरू हुई। गहन पूछताछ के क्रम में फिर धीरे धीरे बातें खुलने लगीं कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों। 20 दिन बाद तब पुलिस कमिश्नर संजय कुमार साहब ने इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों भाइयों को प्रेस के सामने उपस्थित कराया और दोनों को उपस्थित कराया और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए इस घटना से के संबंध में। पुलिस कमिश्नर ने ये बताया कि श्रीकांत और शशिकांत चिंचलिया लंबे समय से इस बुजुर्ग दंपत्ति के बेहद करीबी और विश्वास पात्र बने हुए थे। वे उनके संपत्तियों की खरीद फरोख्त का काम देखते थे। कुछ समय पहले दोनों ने उसी इटारसी में दंपत्ति का एक प्लॉट बिकवाया था और इसी दरमियान जब वो इसके पहले की छोटी मोटी प्रॉपर्टी का भी उन्होंने डिस्पोजल कराया था और जब वो इस मकान के बेचने के दस्तावेज तैयार कर रहे थे, इसी बीच में उन्होंने चालाकी से इस दंपत्ति से एक दान पत्र साइन करा लिया। जैसे हमें अपनी किसी संपत्ति के हिस्से को दान करना है तो उसके अलग हैं, अगर रजिस्ट्री कराएंगे तो उसमें रेवेन्यू बहुत लगेगा,
दान पत्र ये है कि हमने दान दिया है, किसी धार्मिक संस्था को दिया है, किसी अनाथालय को दिया है, किसी बच्चों के छोटे आश्रम को दिया है, किसी स्कूल को दिया है। ऐसे जो चैरिटेबल जो संस्थाएं हैं उनको अगर आप दान देंगे तो उसमें शून्य जो उसके बिक्री के लिए शुल्क होता है, राजकीय शुल्क, वो नहीं लगता है, शून्य शुल्क उसका लगता है। लेकिन बड़ी चालाकी से ये सब कागज़ पत्तर तैयार कराकर और बेचने वाले, उस प्लॉट को बेचने वाले दस्तावेज के बहाने एक दान पत्र पर भी उन दोनों प्राणियों से, दो दंपति से, पति पत्नी से, उन पर सिग्नेचर करा लिया। आरोपियों को उम्मीद थी कि दंपति की स्वाभाविक, क्योंकि वो धीरे धीरे 70-75 के हो रहे थे, तबीयत भी खराब रहती थी, तो इनकी स्वाभाविक या वक्त के साथ होने वाली मौत के बाद सुदामा नगर वाला उनका करोड़ों का मकान उनके नाम चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने दान पत्र लिखवा लिया था। लेकिन हाल में ही, घटना से करीब 1 महीने पहले, ये सारा खेल बिगड़ गया। एक दिन बात ही बात में दंपत्ति ने इन दोनों भाइयों से जिक्र किया कि हम अपना ये सुदामा नगर वाला भी मकान बेच रहे हैं। पार्टी ने संपर्क किया है, मेरे जानने वाले हैं, और हम जल्दी ही इसके कागजात तैयार कराकर इसे भेज देंगे। ये सुनते ही दोनों भाइयों के हवाइयाँ उड़ने लगीं, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था। उनकी समझ में आया कि यदि मकान बिक गया तो उनके द्वारा बनवाए गए दान पत्र की कोई मूल्य, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। इसी घबराहट और लालच में एक दिन वो बिल्कुल तैयार होके आए। 24 तारीख की बात वो बता रहे हैं कि 24 तारीख को वो शाम को किसी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के सिलसिले में गए, उनसे बातचीत करते रहे और फिर अचानक पिस्तौल निकालकर दोनों को गोली मार दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या की गई। दोनों के सिर में गोली लगी थी, जबकि शकुंतला के कमर में भी एक गोली लगी थी। हेमंत बारीक रेलवे से रिटायर और शकुंतला बारीक कस्तूरबा अस्पताल में नर्स के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। और फिर उसके बाद बाहर से एक ताला डालकर, ताकि 2-4 दिन लोग मुगालते में रहें, जब पता लगेगा तब तक हम लोग अपना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। इस हत्याकांड के जो तार थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स तक ही नहीं सीमित थे, पुलिस की विवेचना में ऐसा आया, बल्कि मृतका की करीबी रिश्तेदार शिवानी, ये भी इन दोनों भाइयों के संपर्क में थी, हत्यारे भाइयों के संपर्क में थी। हालांकि उनका ये कहना है कि हम ये चाहते थे कि कुछ हिस्सा इनका हम खरीद लें। उनसे सीधे पूछने पर यह बात बनती नहीं। हमको पता था कि उनकी सारी प्रॉपर्टियां यही दोनों भाई डिस्पोज ऑफ करा रहे हैं, तो हम उन दोनों से संपर्क में थे कि फला पोर्शन इसका, पूरी संपत्ति खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन हर संपत्ति के एक पोर्शन के बारे में वो बार बार उनसे करती रही कि आप उनसे लेकर आप बताइए मुझे फला पोर्शन कितने में देंगे। इस तरह की बातचीत वो करती रही। हालांकि पुलिस ने ये बताया कि नहीं, ये भी शामिल शरीक थी उस पूरे अपराध में। उनको बताने का, उनको समझाने का काम भी यही कर रही थी। ये विवेचना में आया। जांच से ये भी पता लगा था कि शिवानी पर बैंक और निजी उधारी का लगभग 20 लाख रुपए से अधिक का कर्ज था। हत्या से ठीक कुछ दिन पहले शिवानी ने बैंक खाते में 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी किए थे। शिवानी लगातार दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के संपर्क में थी। पुलिस अब इस वित्तीय लेन देन की कड़ियों को भी जोड़ने में लगी है। आज की घटना, मैं बार बार अपने सुधी श्रोताओं को हर अपराध के बाद एक बात ये बताता हूँ कि ऐसी हत्याओं के पीछे सिर्फ 3 ही कारण हुआ करते हैं: जर, जोरू या ज़मीन। जर का मतलब धन से है, जोरू का मतलब महिला से है, ज़मीन का मतलब
जमीन, जायदाद या जो इमोबिल प्रॉपर्टी है उससे इसका संबंध है। तो इस घटना का भी संबंध उसी जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें जर यानी पैसा और जमीन दोनों ही इन्वॉल्व थे। उन दोनों भाइयों की ऐसी निसंतान दंपत्ति की संपत्ति पर नज़र थी कि वो कैसे धोखे से या कैसे भी करके उनकी इस संपत्ति को हड़प सकें। सीधे वो कर नहीं सकते थे क्योंकि ये दंपत्ति भी प्रभावशाली थे, बहुत से लोग इनके संपर्क में थे। जरा सी बात बिगड़ जाती तो फिर ये दंपत्ति पुलिस तक भी जा सकती थी, इसलिए उनके साथ धोखे से ये सब काम किया गया। धोखा देकर जमीन बेचने के कागजात के बीच में उन्होंने दान पत्र का एक कागजात दंपत्ति से साइन करा लिया था, सिग्नेचर करा लिया था। तो जर जोरू जमीन में ये इसका बड़ा लंबा इतिहास है। मैंने ये भी जानने की कोशिश की आंकड़ों में कि जो 3 कारण हैं, धन, महिला और जमीन जायदाद यानी संपत्ति, इन 3 कारणों में सबसे अधिक हत्याएं किन कारण से हुई है। तो 2023 के एनसीआरबी के आंकड़ों में ये समझ में आया कि प्रॉपर्टी यानी ज़मीन से रिलेटेड कुल 46 हत्याएं अकेले दिल्ली में हुई। ये सबसे अधिक है। बाकी दोनों से अधिक ये 46 हत्याएं हैं। और देश के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर 2022 में सबसे अधिक हत्याओं के पीछे यही जमीन का कारण बताया गया है। यानी धन की वजह से या महिला की वजह से हुई हत्याएं प्रॉपर्टी की वजह से हुई हत्याओं में कम हैं। यानी प्रॉपर्टी के कारण विवाद से सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं। तो इस जो ये पुरानी धारणा जो है, हम लोगों को ट्रेनिंग में हमारे जो पुलिस के पुरखे थे वो जाने कितने सालों से ये बताते आए हैं कि आप जब भी किसी हत्या के मौके पर जाएं तो ये तलाशें, आपको इन्हीं 3 में से कोई एक कारण हत्या के पीछे का निकलेगा, उसी दिशा में कार्य करें। खैर, कबीर, रहीम और तुलसी सब ने, यानी ये बहुत पुरातन काल से ये बात चली आ रही है, जर जोरू और ज़मीन की। मुगलों का इतिहास भरा पड़ा है इस औरतों के कारण, रानियों के कारण, हरम में रहने वालियों के कारण तमाम कितने युद्ध हुए हैं। लेकिन उससे भी पहले यही जमीन का हिस्सा, महाभारत सिर्फ जमीन के लिए हुआ, 5 गांवों के लिए हुआ जो कौरव पांडव को देने को तैयार नहीं थे। सारा छल कपट, हत्या, युद्ध, ये सब इसी जमीन के पीछे ही हुआ था। बहरहाल, रहीमदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है इस सिलसिले में कि कही रहीम संपत्ति सगए और बनत बनत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। यानी संपत्ति के समय बहुत लोग अपने लगते हैं। संपत्ति के समय या तो आपके पास संपत्ति है या आपकी संपत्ति की चाहत में कोई आपके आगे पीछे आपका सगा बन के घूमता है, तो उसका कारण सिर्फ संपत्ति है। लेकिन संकट में ऐसे लोग आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है या ऐसी संपत्ति नहीं है जिस पर कोई कब्जा कर सके, तो बहुत कम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है, ये ज़माने पहले की बात है। कबीरदास जी ने भी इस पर बहुत ही प्रसिद्ध दोहे लिखे हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है और जहाँ लोभ तहाँ पाप। लोभ का आशय लालच से है कि जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। यानी लोभ को पाप से जोड़ा है। जिस किसी में लोभ होगा, जर जोरू या जमीन किसी का लोभ होगा, वो पाप का कारण बनेगा, अपराध का कारण बनेगा। और दया क्षमा को जीवन का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। ऐसा
कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी ये भी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी हमें सिर्फ इतना दीजिए, ऊपर वाले जो भी आपका ईश्वर है उसको, उसकी तरफ मुखातिब हो के वो ये कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी हमें सिर्फ उतने की ज़रूरत है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। और अगर साधु का मतलब आपके नात हित रिश्तेदार, साधु संत और जो मांगने जांचने वाले हैं गरीब लोग, वो भी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाएं तो वो भूखे न जाएं। सिर्फ इतनी सामर्थ्य हमको दीजिए, इतना हमें धन दीजिए, या ये सब जो विलासिता की चीज़ें हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। इसीलिए अंत में कबीर के इस दोहे को ज़रूर याद रखें, उसी दोहे को जिसको मैंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आशा है आप मेरी और कबीरदास जी की इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।